फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। किसी की निगाहों की तपश उसे होश की वादियों में लेकर आई। उसने धीरे से आंखें खोली। गुजरा लम्हा उसके जहन में गर्दिश करने लगा। उस अनजान शख्स का उसे प्रपोज करना, उसे वहां से भागने की कोशिश में पकड़े जाना, उसका उस कमरे में लाकर दरवाजा बंद करना और उसकी तरफ बढ़ना। आखिरी ख्याल के जहन में आते ही वह फुर्ती से उठी, लेकिन सामने नजर पड़ते ही रुके। वो सोफे पर बैठा एक हाथ थोड़े पर जुमाए उसके हरकत व सकनात मुलाहिजा कर रहा था। उस पर नजर पड़ते ही खौफ की एक सख्त लहर उसके रगों पे में दौड़ गई। वो का दरवाजे की ओर बढ़ने लगे जब उसकी पुरसुकून आवाज ने उसके कदम जमा दिए। भागने की फजूल कोशिशें तर्क करें, मेरी बात सुनने की कोशिश करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। उसकी बात पर थम गई। वो तैश की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। क्यों क्यों सुनो मैं आपकी बात? क्या लगते हैं आप मेरे? जाने दो मुझे प्लीज। वो गुस्से से बोलती हुई सिसक पड़ी। आपका कुछ लगना ही तो चाहता हूँ। उसने फिर से वही इल्तजा है। मुझसे शादी करेंगी अलीजे? उसकी गंभीर आवाज पर वसाकत हुई, लेकिन फिर इतने सालों का पकता हुआ लावा उसके अंदर अंडेल दिया। नहीं, नहीं करूंगी शादी। जान से मार दूंगी मैं अगर फिर से यही फजूल सवाल मुझसे किया तो। नफरत है मुझे आपसे। शादी के नाम से जान ले लूंगी मैं आपकी। जिंदगी जिंदगी तबाह कर दी मेरी, सबको मार दिया। दूर हो जाओ यहाँ से, जान छोड़ो मेरी। वो स्ट्राइक हो चुकी थी जब उसकी आवाज पर उसका दिल सहमा। हान, उसने आवाज दी तो वो फौरन नमूदार हुआ। उसे इशारे से रिवॉल्वर सामने रखने को बोलकर जाने को इशारा किया तो वो किसी अनहोनी के एहसास से वहीं दरवाजे पर रुक गया। उसे लगा शायद उसे मारना चाहता हो, लेकिन वह खड़ी रही। शायद वो चाहती यही थी, लेकिन दिल कहीं अंदर खौफ से ठठराया। ये ले और मार दे। उसे रिवॉल्वर की तरफ किया, इशारा किया तो वो हुनक बड़ी उसको देखने लगे। सर, हाँ ने कुछ बोलना चाहा तो उसने एक ठंडी निगाह उसकी तरफ की, जिसकी ठंडक से उसकी रीढ़ की हड्डी तक सुनसुना उठी। उसके बढ़ते कदम और उबलते हुए अल्फाज वहीं पर दम तोड़ गए। मारे मुझे, मैंने सबको मारा है ना, मुझे मारे, हरी अप। वो पुचकारता हुआ बोला और वो जानता था कि उसको इस कैफियत से कैसे निकालना है, इसलिए वो अपनी जान दांव पर लगा रहा था। जल्दी करें क्योंकि शादी मुझे आपसे ही करनी है और इस बात से आप मुझे कभी भी रोक नहीं सकती। उसके बाबा उसे करंट लगा तो उसने गोया हिफ्जुल मुकदाम के तौर पर लजकते हाथों से पिस्टल उठा लिया। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं मार दूंगी बाकी। उसने गोया उसे यकीन दिलाने के साथ साथ खुद को यकीन दिलाया। चलाएं इसे, उसे गोया उकसाया। मानना चाहती है ना तो सोचे मत, क्योंकि मेरे जज्बात आपके किसी मुजाहमत से नहीं रुकने। उसके बाद उसके चिल्लाने से रुके। बंद करें ये फजूल बातें, नफरत है मुझे उसे आपसे। और वो चलाए। उसके पास से वो खड़ा हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा तो फौरन बोली, रुक जाइए इधर ही। मैं अभी वो कुछ बोलना चाहती थी जब उसके लजरते हाथों का शिद्दत जब्त से दबाव ट्रैगर पर पड़ा और सामने खड़े वजूद ने एक झटका खाया। आपकी एलिजी से बात हुई? मुझे बहुत ही परेशानी लगी है, उसका नंबर मसलसल बंद है। मुनीरा ने फाइल रखते हुए माँ से पूछा जहाँ पर सामने बैठे हुए थे। हाँ, मेरा रब्ता हो चुका है, उन्होंने मोहब्बत सा जवाब दिया। मेरी बात भी करवाई उसे। वो फौरन बोले तो उन्होंने सालिया और मुनीरा दोनों को खाने का बोल कर मंदिर से हटाया। बात करवाता हूँ, पहले आप खाना लगवाएं। तो वो हफ्की से उठ गए। क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं है? सच्चा ने पूछा तो वो होले से बोले, हाँ सब ठीक है। रास्ता भूल गई थी, लेकिन खबर ये है कि जहाँ शाह के पास है, ताकि रास्ता ब्लॉक होने की वजह से कॉलेज वालों तक पहुंचा सके। मेरी बात हुई थी जहाँ से परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अलीजा से मैंने इसलिए बात नहीं की कि वो जिद करेगी। हालात ठीक होते तो रब्ता कर लेता। उन्हें तफसीली जवाब दिया तो सब मुतमिन हो गए। वजह जान हैदर था। वो जर्द चिरारियत साकत करती। वो उसका जिस्म को देखने लगी। वो नहीं जानती थी, लेकिन वो हो गया था। अब वो बदतरीज उसके होंठ से सुरख पड़ते हुए बदन को देखती रही। वो नहीं जानती थी कि गोली कहाँ लगी है, लेकिन वो इस पर मरने लगी। मुझे पता नहीं कैसे मैं जानबूझकर, वो टूटे अल्फाज में बोली और रिवॉल्वर उसके हाथों से फिसल कर नीचे जा गिरा। तभी सख्त खड़े खान को होश आया और वो उसकी तरफ लपका, लेकिन उसने हाथ के इशारे से रोका तो वो बेबसी से वहीं पर रुक गया। वो अभी तक इसी तरह खड़ा था। उसकी शर्ट पिकती गई थी जबकि वो रोते हुए सहमी नजर से उसे देखती रही, जबकि जो अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो पीछे होना चाहती थी, लेकिन पाँव किसी ने गोया जकड़ रखे हों। उसके करीब आया और फिर बहुत ही करीब, और फिर वो लड़खड़ाया। तब लाशौरी तौर पर उसने उसको थामा, लेकिन उसको संभालना उसके बस की बात ना थी, इसलिए उसे संभालते हुए वो उसको थामते हुए नीचे बैठते चले गए। हान बेचैन सा खड़ा था कि उसका हॉस्पिटल जाना गुरेज था, ना गुरेज था, लेकिन आज वो सब हदें भूले, दर्द भूले, मसरूर पड़ा हुआ था। मुझे माफ कर दे, मैं जानबूझ कर, पता नहीं कैसे हुआ। वो रोते हुए बोली जब उसके होंठों पर उंगली रख गया। चुप। उसके सुलगते हुए लम्स पर वो सुन हो गई थी। आपको सफेद रंग में देखकर एक बात तो फाइनल हो गई है कि हमारे के निकाह के का ड्रेस आप इसी रंग में होगा। हमारे निकाह के दिन आपका ड्रेस इसी रंग का होगा। इसी सिचुएशन में भी उसकी सरगोशी पर
जहाँ की तय रह गई थी, दिल कहीं डूब कर उभरा। वो रोती हुई बामुश्किल उसका हाथ हटा पाई जब उसकी आंखें उसे बंद करती हुई महसूस हुई थी। नहीं, प्लीज आंखें खोलो, इधर देखो, प्लीज मरना नहीं, आंखें बंद मत करना, मैं मर जाऊंगी। वो नहीं जानती थी कि वो क्यों ये सब कर गई थी, लेकिन उसके लड़ते लबू से ये सिसकते हुए अल्फाज निकले। शायद किसी के खून से हाथ लगने का डर था या कोई पनपता हुआ जज्बा, लेकिन उसे आंखें बंद करते देखकर वो वाकई आदमुंद होने लगे थे। उसकी आउजारी पर उसे बामुश्किल सुलगती आंखें खोली और धीमे से मुस्कुराया। उसकी आंखों की नाकाबिले बर्दाश्त चमक और उसकी मुस्कुराहट ने उसे इस वक्त इस मुकाम पर खड़ा किया था कि वो आज तक वहां से हिल ना सके। वल्ला, अब तो मौत को रोकना पड़ेगा, बाहों में लिए आपने हुक्म दे रही हैं, कुछ तो पासदारी करनी पड़ेगी। उसकी टूटती आवाज और मदम होती सांसें महसूस करके हान सब एहतियात पलाए ताक रतब आगे बढ़ा, जबकि उसकी बात सुनकर दिल इतनी गहराई में डूबा उबरना मुश्किल था। उसे अपनी बाहें टूटती हुई महसूस हुई, जिनमें उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इनको देखें प्लीज, इनको ठीक करें। हान को देखकर वो फौरन होश में आई और बिलक उठी थी। सब उसकी आंखों में नजर आने वाला तासरात उसे मंजन कर दिया था। उसे आंखें पढ़ना नहीं आती थी, लेकिन उसकी आंखों में नजर न आने वाले शिकवे ने उसे लाजवाब कर दिया। उसकी बाहों से उसे उठाकर लेकर गया था, लेकिन इसी शिकवे के जेरों बार वहीं जमीन पर बैठी रही, मंजमन और साकत। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से वो उसका घर पर ट्रीटमेंट कर रहे थे। हान के साथ दो बॉडीगार्ड्स कमरे में घुसे थे। उसके कपड़े ब्लैक होने की वजह से वो ये तक ना जानती थी कि उसे गोली किस जगह पर लगी है। उसके खून से भीगे कपड़े उसकी नजरों में घूम रहे थे और वो उसकी सांसों का जुर्बम टूट रहा था। वो कमरे में एक कोने पर बैठी मसल से उस के लिए दुआ गो थी, जिसका वो नाम तक भी ना जानती थी। वो दुआ मांगते खुद को, खुदा को, वहां पर मौजूद हर शख्स को, अपने दिल को यही यकीन दिलाने की कोशिश में थी कि इसकी ये कैफियत सिर्फ उस सितम का अजाला है, शर्मिंदगी है जो अनजाने में वो कर चुकी है। लेकिन वो ये ना जानती थी कि उसके खौफ के बावजूद, मर्दों से नफरत के बावजूद, उसकी शैतानी इंसान की वहशत के बावजूद, मोहब्बत कहीं बहुत अंदर पंजे गाड़ कर बैठ चुके थे, जिससे वो 5 साल के बाद भी समझने और मानने से कासर थे। जब मजीद खुद पर कंट्रोल ना रहा तो वो खुद को घसीटती हुई बाहर निकली। तब भी दरवाजे दूसरे कमरे से बाहर हाँ निकला था। उसे देखकर उसका दिल किसी होने के ख्याल से लजर उठा। कैसी हैं आप? उसे धीमे से पूछा कि वो तब से अब तक कमरे में छुपी थी। वो कैसे हैं? ठीक है, अभी कुछ देर तक आप तक आपके ड्रेसेस पहुंच जाते हैं, आप चेंज कर लें, सर का ऑर्डर है, वो नरमी से बोला। उसकी बात पर उसने एक नजर खुद पर डाली तो अपने कपड़े देखकर थम सी गई। उसके कपड़े खून आलूदा थे। उसका खून देखकर उसका दिल कानों में दर्दने लगा। उसे महसूस हुआ कि खून नहीं, वो खुद लिपटा हुआ उसे। इस ख्याल के ज़हन में आते ही वो मुस्तरब हुई और फौरन कमरे में भाग गई। 10 मिनट बाद ही एक बिगी सी लड़की कमरे में नॉक करती हुई आई और खामोशी से उसे कपड़े थमाए। उसने बगैर देखे सोचे एक सूट निकाला और वॉशरूम में घुसी। वो बस इस वक्त अपने कपड़े बदलना चाहती थी, उसके इस एहसास से छुटकारा चाहती थी। उसे कमरे में बैठे न जाने कितनी देर हो गई थी जब दरवाजा नॉक हुआ और हान इजाजत लेता हुआ अंदर आया। उसे देखकर वो फौरन खड़ी हुई। आपको सर बुला रहे हैं रूम में, उसने पैगाम दिया। वो वो ठीक है? वो डरते हुए बोली। जी, होश में है, वो धीरे से बोला और 1 मिनट के वक्फे के बाद फिर से गोया हुआ। आपको पता है भाभी मैम, मैं हमेशा कहता था कि सर के चेहरे पर कोई तासर देखूं, लेकिन हमेशा नाकाम रहा। 20 साल से इसी तमन्ना में रहा। ये तमन्ना मेरी पूरी हुई 2 दिन पहले जब आपको देखा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने गलत किया। मुझे बुरा लगा, आप पे गुस्सा भी आया, क्योंकि सर मेरे लिए बहुत ही अहम है, लेकिन अब सर ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा रूड हो गया। और वो जो उसके भाभी मैम पर मुजमन थी, उसकी बातों ने उसे शॉक कर दिया। हैरानी, शौक और शर्मिंदगी सब कैफियत ने इकट्ठे वार किया था। आ जाएं आप प्लीज, सर से बदजन मत हो। वो खुद को मात दे सकते हैं, लेकिन आपको जख्म नहीं पहुंचाएंगे, यकीन रखे, उसने इल्तजाया कहा। वो यूं ही खड़ी रही तो वो फिर बोला, प्लीज। उसने डूबते दिल और लदरते कदमों से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाल हुए। कमरे में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस करते ही लाइट्स ऑन कर दी गई। उसने होले से नजरें उठाई तो वह बेड क्रोन के साथ टेक लगाए, शायद उसी के मुझे इंतजार था। उस पर नजर पड़ते ही वो ठटक गया। लाइट पिंक कलर के कुर्ते और कैपरी में सफेद हिजाब लपेटे वो एक बार फिर से उसे इसी लम्हे पर ले गई थी जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी लम्हा था। उसकी गहरी और जज्बात से पुर आंखों का इर्तिकाज उसकी धड़कनों की रफ्तार मुतजलजल कर गया था। उसकी परेशानी देखते हुए उसने बामुश्किल नजरें हटाई और खुद पर काबू पाता हुआ ठंडे अंदाज में बोला, आ जाएं। उसने इशारा किया और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। तभी उसने देखा कि कुर्सी के सामने मेज पर खाना लगा हुआ था और वहीं पर रुके। खाना खाएं रिलैक्स होकर, अगर आपने खाना खा लिया तो मैं माँ से आपकी बात करवा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि खाना खाएं। वो सर चेहरे के साथ मध्यम आवाज में कह रहा था। उसकी मध्यम आवाज उसकी तकलीफ को जाहिर कर थी, लेकिन वो पुरसुकून था। वो खामोशी से कुर्सी पर जा बैठी, लेकिन खाने को देखा तक ना।
اور چاہنے کے باوجود بھی اس کی ہیڈ بھی دریافت نہ کر پائی۔ جب وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو وہ تکلیف کو نظر انداز کرتا ہوا اٹھ کر اسٹڈی کی جانب چلا گیا کہ وہ اس کی موجودگی میں کبھی نمالہ بنا لیتی۔ اسے منظر سے ہٹا دے کر وہ اس کی وجہ تلاش کرتی وہیں پر بیٹھی رہی۔ مجھے یہاں سے لے جائیں بھائی، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں بہت غلطی کی، پلیز بھائی۔ موبائل فون سے لگاتے ہی وہ سسک اٹھی تھی، جبکہ وہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑا اس پر سب کے کڑے پہرے بٹھا رہا تھا۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رکنا، مجھے لے جائیں۔ اس کی تسلی دینے پر وہ اور سسکی۔ بیٹا، میں شاہ صاحب کو کہہ دیتا ہوں کہ کالج والوں سے کنیکٹ کر کے حالات بہتر ہوتے ہی آپ کو ادھر پہنچا دے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ راستے بند ہے، اس لیے میرا آنا مشکل ہے، آپ پریشان مت ہو۔ اس نے بے بسی سے تسلی دی کہ حالات کی وجہ سے وہ اس سے دور ہے۔ لیکن بھائی، اس نے کچھ بولنا چاہا۔ بھائی کی جان، بھائی پر یقین ہے نا، تو پلیز میری بات سمجھے، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ریلیکس رہیں۔ اس نے آپ کے آرام سے سمجھایا تو وہ ہچیاں بڑھتی ہوئی خاموش ہو گئی اور پھر ہفکی سے کال کر موبائل اس کے بیڈ پر پھینکتی ہوئی بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ گلاس ڈور کے پاس کھڑے ساکت وجود میں تب بھی کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ اسے وہاں آئے ہوئے 3 راتیں اور 2 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک حالات میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ آئی تھی۔ اسے موجودہ حالات سے زیادہ اس شخص کے جذبات سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی خود پر ہونے والے حملے کے بعد سے اس سے متنفر اور بدظن ہو جائے گا، تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی تھی۔ اس کے جذبات میں مزید شدت محسوس ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی شدت اور جنون تھا کہ وہ آنکھیں پڑھنے کے ہنر سے ناپید ہونے کے باوجود بھی محسوس کر جاتی تھی۔ اس لیے اس کے ہزار کہنے کے باوجود بھی اس کے کمرے سے باہر نہ نکلتی، نہ اس کے آنے پر کمرے کا دروازہ کھولتی۔ اس کی خواہش کی تکمیل وہ مار کر بھی نہیں کر سکتی تھی، اور جب وہ لمحہ اس کی آنکھوں میں جاتا تو وہ تڑپنے لگتی۔ ماما، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس واقعے کے اگلے دن اس کے روبرو تھا۔ کون سی ماما؟ وہ بکھلائے۔ ہماری ماما۔ اس کے گمبھیر ابا پر اس کی سانس کہیں اٹکی۔ نہیں کرنی مجھے کسی سے بات، تنگ کرتے ہیں آپ مجھے، جان چھوڑیں دے۔ وہ درد سے چلائے۔ وہ اس کے پاس آیا اور دیر سے اس کو تھاما تو اس کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسے ناکام بناتے ہوئے اسے سامنے کرتا ہوا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ رویا مت کریں، نہیں دیکھے جاتے ان میں آنسو منہ سے۔ اس نے شہادت کی انگلی اس کے باڑی پہ یوٹوں پر رکھی تو وہ سسکی۔ پلیز چھوڑو، آپ بات کرنا نہیں چاہتی، کوئی بات نہیں، لیکن شادی آپ ضرور کریں گی۔ یہاں سے جاتے سب سے پہلے ماما آپ کے گھر آئیں گی۔ اس نے اس کے سر پر دماغہ کیا۔ مینٹلی تیار رہیں میرے ہونے کے لیے روپینتھل۔ اس کے ساکت وجود کو دیکھتے ہوئے اسے جھکتے ہوئے ہولے سے سلگتی ہوئی سرگوشی اس کے کانوں میں ڈلی اور پھر اس کے سر کو ہولے سے لبوں سے چھوتے ہوئے کمرے سے چلا گیا، جبکہ وہ اسی طرح بے حس و جان کھڑی تھی، نہ اس کے لمس پر، نہ سرگوشی پر، اور نہ اس کی نگاہوں نے اس کے ساکت وجود کو متحرک کیا۔ تب سے وہ وہی کمرہ پہنچ تھی۔ کچھ دیر پہلے ہانے پرنسپل کے آنے کی اطلاع دے کر گیا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس سحر انگیز شخص کی قید سے چھوٹے، اس لیے جب سر آن پہنچے تب وہ کمرے سے باہر نکلے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی لانچ میں آئی، لیکن اسے دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ اسے دیکھتے ہی سر نے جانے کی اجازت لی، تب بھی اسے سر نہ اٹھایا۔ لانچ کا دروازہ پار کرتے ہوئے 2 سلگتی ہوئی نگاہیں اس کے پشت پر جمی محسوس ہوئی تو اس کے قدم جمے، تبھی وہ پلٹی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ نہ جانے اس کی زبان سے یہ الفاظ کیسے اور کیوں کر نکلے تھے، لیکن اب وہ حجرت سی کھڑی تھی۔ اس کے سوال پر وہ چونکا اور پھر ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس کی ایسی جاندار مسکراہٹ پر وہ ہڑبڑا کی اور بے ساختہ منہ پھیر لیا۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آن ٹھہرا، ہلکا سا اس کی طرف جھکا، اسے پیچھے ہونا چاہا لیکن ناکام رہی۔ جہاں حیدر شاہ، اسے سرگوشی اس کے کانوں میں انڈیلی۔ آئی وش یو کال می حیدر۔ اس کی بات سن کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ نہیں کہتی ہوئی وہ دروازے کے پار کر گئی، لیکن رکے۔ تمہاری قربت کا ایک لمحہ رفاقت کے 1000 لمحوں سے بہتر ہے۔ وہ ایک لمحہ جو دل کی ویران بستیوں کو، حیات نو کے سرجوں کو تماتو سے اجالتا ہے۔ وہ ایک لمحہ 1000 صدیوں سے معتبر ہے۔ اس ایک لمحے کی حرمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا۔ وہ ایک لمحہ استخارہ ہے عقیدتوں کا، عنایتوں کا، محبتوں کا، روایتوں کا۔ اس ایک لمحے کی عظمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا۔ اس کا لفظ اس کے رگوں پہ ایک اور چیرتا ہوا گزرا تھا۔ اسے لکی سے زیادہ اس شخص سے خوف آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں سے کیسی آئی۔ اس کے حواس سلب ہو چکے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی حباست سے بھرپور ہنسی پورے کمرے میں پھیلی اسے وحشت زدہ کر رہی تھی۔ دے دو مجھے، پلیز دے دو مجھے، میں مر جاؤں گی۔ وہ زمین پر گیڑی پلک رہی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر ناخن سے گھرجنے کے نشانات تھے۔ وہ مسلسل اسے تقاضا کر تھی، لیکن وہ فورون بنا ہوا بیٹھا اس کی بے بسی کا مزہ لے رہا تھا۔ نہ میری جان، ابھی تمہیں مرنا نہیں ہے۔ تم تو میرے لیے لکشمی طوطا ہو، نہ بلکہ مینا ہو۔ اس کے بالوں سے
जकड़ता हुआ एक हाथ उसके जेब में फेरता हुआ वो शैतानी अंदाज में गोया हुआ और फिर झटके से उसे जमीन पर फेंकते उसके सामने पुड़िया रखते हुए उठा और दरवाजे के पास पहुंचा और फिर पलटा। वो हर शय से बेनियाज कामते हाथों से अपनी डोज लेने में मगन थी। उसे इस हालत में देखकर वो फाके से मुस्कुराया। वैसे अब तेरी फूफो के पर काटने का वक्त आ गया है, बहुत ऊंचा उड़ रही है, बहुत ऊंचा, वह मकरू अंदाज में कहता हुआ चल दिया, जबकि वो हर शय से बेनियाज अपने काम में मगन थे। वहां से वापस आने के बाद उसे अंदाजा हुआ कि वो किसी की कैद से आजाद होकर भी उसी के जेरे असर थी। वो यहाँ एंजॉय करनी आई थी, लेकिन वो कुछ भी महसूस न कर पा रही थी। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी में लक्की के अलावा कोई नहीं आ सकता, लेकिन वो ये समझ रही थी कि इस अनजान शख्स ने जो उसके साथ दिल लगी की, वो उसके लिए जिंदगी भर का रोग है जो धीरे धीरे नासूर बनता जाएगा। उसकी मोहब्बत को दिल लगी समझते हुए कहीं बहुत अंदर उसकी मोहब्बत पर ईमान भी रखती थी। वहां से आने के बाद भी हर लम्हा उसकी निगाहों के जेरे हंसा रहती। उसकी हालत से परेशान होते हुए सर ने ट्रिप मंसूर किया था और फिर 2 दिन बाद उनकी वापसी हो गई। जब उनकी बस मडी के वादू से निकली तो उस बात से अनजान थी कि एक अनजान गाड़ी उनके मसलसल ताकों में थे और वो ये बात कभी ना जान सकी कि उसके हर उठते कदम से 10 कदम पीछे उठने वाले कदम आइंदा 5 सालों में भी उसकी हिफाजत पर मामूर थे। हाँ या सर, उसने हस्बे मामूल फौरन जवाब दिया। क्या खबर है, कहाँ है वो और वो उसका मुजरम? सवाल के जवाब में नरम लहजा इख्तिताम पर सपाट हो चुका था। सर, वो दर बदर होता रहता, चालाक है, नेशनलिटी का फायदा उठाता और जहां तक मोहतरमा की बात है उन्हें लिए वो किसी कोने में रूपरुष होता है, ये पता नहीं लग सका। उसने निगाहें झुकाते हुए गोया किसी जुर्म का इतराफ किया। 2 दिन पहले पता चला कि ऑस्ट्रेलिया लेकर गया है, लेकिन चेकिंग के बाद मालूम हुआ कि ये डिस्ट्रैक्ट करने को खबर फैलाई गई। उसने तफसीलन आगाह किया। नेशनलिटी का फायदा उठाता है तो चलो उसी के वार को उसी पर पलटेंगे। उसे इसी अंदाज में कहा तो उसके अंदाज में छुपी हुई सटमैरी ने हान को एक पल लजरा दिया। उसे घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। वो इसी फेयर से बाहर ना निकली। घर में सब उसको यही लगा कि शायद उधर के हालात की वजह से ये हालत है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उसे क्या नासूर लग गया है। वो तकिए पर सर रख के रोते हुए पड़ी की तस्वीर सीने से लगाई लेटी थी जब उसके मोबाइल की मैसेज नोटिफिकेशन हुई। 1, 2 और फिर 3। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसने बेजार से मोबाइल हाथ में लिया और मैसेज सीन किए। नंबर अननोन था, लेकिन मैसेज पर निगाह जाते ही उसका दिल इंतहा गहराइयों में डूबा और बदन साकत हुआ। उसकी आंखों की पुतलियां मोबाइल की स्क्रीन पर साकत जमी थी। उसकी निगाहें उसके मैसेजेस पर जमी थी। एक शहजादी है सर्द मजाज की कहानी में, एक शहजादा है जो दिल से उस पर मरता है। उसका दिल धड़क धड़क के पागल होने को लगा था। वो जैसे हवा समझ कर बोलने की कोशिश में थी, वो एक हकीकत बने उसके सामने मुंह खोले खड़ा उसकी वहशत की गमी गहराइयों में डूब रहा था। वो जो दूर रहकर हरारते जान बना हुआ है, वो शख्स मेरे करीब होगा तो क्या होगा? अगले मैसेज पर निगाह गई। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की लड़की की तरह फिसल रहे थे। उसको लगा कि उसका दिल फट जाएगा। उसके मैसेज रीड करने का शायद उसे भी इल्म हो गया था, इसलिए फौरन मैसेज आया। उसने शायद उसकी खामोशी को निशाना बनाया था, लेकिन वो हवास में होती तो कुछ रिएक्ट करती। कैसी तबीयत है रुबेंतल? मेडिसिन ली सुबह, वरना मुझे आपके पास आने में मजबूर हो जाएंगे। उसके बाप पर वो पहुंचका कराएगी। वो कैसे जानता था कि उसकी तबीयत खराब है? वो मुसलसल मेडिसिन लेने से मना कर रही थी। उसे कोड लाते दिल की आवाज़ों को नजरअंदाज करते मोबाइल ऑफ कर दिया और सिसकते हुए करवट बदली। मोबाइल की स्क्रीन के घूरते हुए उसकी आंखें सुरख हो रही थी। अनाबी से मसलसल हान का कनेक्ट था, जिन्होंने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। मरी से वापसी के बाद और इधर उधर वो एक पल भी उससे काफिर ना हुआ था। वजह उसे शदीद मोहब्बत थी या लकी से उसका खौफ, लेकिन वो इससे गफलत न बढ़ सका। उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी लापरवाही का सुनकर वो जब्त खोता उसे मैसेज कर बैठा, लेकिन अपने खौफ की वजह से उसे किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स ना दिया, बल्कि मोबाइल ही ऑफ कर दिया। बहुत गलत कर रही हैं आप, बहुत गलत। बड़बड़ाते हुए उसने मोबाइल दीवार पर दे मारा था तो स्टडी में काम में मशगूल मुआविया भागता हुआ इधर आया। ये क्या हुआ है? ये सब वो कमरे की हालत देखकर बुशका कराया गया और उसकी शदीद हैरानी का बात उसकी हालत थी। लहू रंग आंखें, बिखरे बाल, सिलवटा ज़दा कपड़े और चेहरे पर छाया जमोद। जे तुम ठीक हो? वो उसकी तरफ बढ़ा। यस आई एम ऑलराइट, यू कैन गो फ्रॉम हियर प्लीज, डोंट बदर मी। उसकी कंपोस्ट आवाज गूंजी। बट जे, उसने कुछ कहना चाहा। प्लीज गो, आई डोंट वांट टू टॉक एनीवन प्लीज। उसके बाप पर वो गहरी सांस भरकर आ गया। वो जानता था कि अब उसने कह दिया है कि वो बात नहीं करेगा तो अब उसे कोई भी उसे बात करने पर मजबूर नहीं कर सकता था। धीरे से बढ़ता हुआ वो स्टडी में चला गया, जबकि वो होश इसी हालत में था। लीजिए, आपका मोबाइल क्यों ऑफ है? ये उसे तकरीबन 2 हफ्ते बाद की बात थी। वो सबके साथ रात को बैठी हुई गपशप कर रही थी जब जिचर ने सवाल किया। उसकी बात पर उसे याद आया
کہ اس نے اپنا موبائل اس رات ہی بند کر رکھا تھا. اب اچانک بات ہوئی تو وہ گڑبڑا گئے. ویسے ہی بھائی بات کسی سے زیادہ نہیں کرنی ہوتی. ایک دن بیٹری کی وجہ سے بند ہوا تو اس کے بعد چارج ہی نہیں لگایا. اسے ہلکے پھلکے انداز میں ان کو تسلی کروائی. آپ کی بات ٹھیک ہے, یوز کم کر لیا کریں لیکن آن رکھیں, ضرورت پڑ جاتی ہے. وہ جانتے تھے کہ اسے موبائل استعمال کرنے سے کوفت ہوتی, اس لیے تسلی ہونے پر اسے سمجھایا. جی بھائی, اس نے کہہ کر دوبارہ سالی کی طرف منہ پھیرا. بابی تیاری کروائی نا, اسپیچ اچھی سے, 2 دن رہ گئے ہیں. اسے منہ بسورا تو سب مسکرا دیے. ڈونٹ وری میری جان, ہو جائے گا. اسے تسلی دی. میں نے پریس لینا ہے اوگے. اس نے گویا انہیں لمٹ بتائی کہ تیاری ایسی ہو کہ پریس ملے. اس کے باپا سب کے کہہ کے ابل پڑے. بیڈ پر لیٹتے اس کی نگاہ تکیے کے پاس پڑے ہوئے موبائل پر پڑتے اس کو زچا کی بات یاد آئی. اس نے ڈرتے دل کے اور کامتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور اسے آن کرنے لگی. اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا کوئی چور کا کام کاری ہو. موبائل کے آن ہوتے ہی اس کا خوف اور محبت سا یقین ایک حقیقت بنے سامنے تھا. لاتعداد میسیجز کی نوٹیفیکیشن بلنک کر رہی تھی. نہ جانے من میں کیا سمایا کہ اس نے ایک میسج کھولا تو دگ سے رہ کے, یہ جو آپ نظر اندازی کی موت مار رہی ہے نا, بہت برا کر رہی ہیں, بہت برا. اسے آپ میری محبت کو ختم کرنے کی بجائے اسے جنونیت اور وحشت دے رہی ہیں. برداشت نہیں کر پائیں گے اتنی محبت. آپ کا نازک وجود اور دل یہ محبتوں اور وحشتوں کے موزوں جذبات برداشت نہیں کر سکتا. اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی. اسے باقی کے میسیجز پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے ہوئے موبائل پڑے پھینکا, گویا کوئی افریت ہو. اور جو وہ واقعی کی سمجھ رہی تھی کہ اگنور کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ سب اس کی بول ثابت ہوئی تھی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے روکے, اس کے منہ زور جذبات پر بند کیسے باندھے. یہ سب سوچتے وہ نہ جانے کب نیند کی وادی میں کھو گئی.